औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम. In previous lecture we have started the portion management and administration, and in that chapter we were dealing with the directors of the company, and I was telling you different topics of the directors, and in that we have discussed about the who is a director, what is he responsible for, who are the first directors, subsequent directors, और इस तरह की बहुत सी चीज़ें हमने डिस्कस की थी regarding the director. So we will continue the remaining provisions of the directors under the company's ordinance 1984. मैंने जी आपको बताया कि डायरेक्टर कौन होता है. डायरेक्टर कंपनी का एजेंट होता है जो कि कंपनी का कारोबार चलाता है, लेकिन वो किसी भी दौर कंपनी का मुलाजिम नहीं होता. डायरेक्टर इज द एजेंट ऑफ अ कंपनी, नॉट द एम्प्लॉय ऑफ अ कंपनी. एंड जो डायरेक्टर हैं उनके जो अफ़ाल हैं, उनके जो एक्ट्स डन बाय द डायरेक्टर्स हैं, वो जब अपने लिमिट्स के अंदर होते हैं, वो जो अपने दायरे कार के अंदर अपने तमाम अफ़ाल अंजाम देते हैं, सो द कंपनी इज़ बाउंड टू ओबे द डायरेक्टर्स. कंपनी उन तमाम अफ़ाल की जो डायरेक्टर्स अपने दायरे कार के अंदर सर अंजाम देते हैं, कंपनी उनके ताबे होती है, वो कंपनी उनकी पाबंद होती है उनको मानने की. उसके अलावा मैंने आपको बताया कि कंपनी के जो एजेंट के तौर पे वो डायरेक्टर जो है वो कंपनी का सारा कारोबार चलाते हैं. सो उनको मुख्तलिफ इख्तियारात और मुख्तलिफ फ़राइज़ सौंपे जाते हैं. उनके डिफरेंट राइट्स होते हैं, डिफरेंट उनकी लायबिलिटीज़ होती हैं, कॉज दे आर द एजेंट्स ऑफ द कंपनी और वो कंपनी का तमाम कारोबार चलाते हैं. जो डायरेक्टर्स होते हैं ये अपने इख्तियारात बग़ैर किसी जब तक कि उन्होंने कोई ख़ास प्रोविज़न मौजूद हो, तो डायरेक्टर्स दे आर यूजुअली नॉट अलाउड टू असाइन देयर ऑफिस टू एनीवन एल्स. यानी डायरेक्टर्स अपने फ़राइज़ या अपने इख्तियारात किसी और को तफवीज़ नहीं कर सकते, किसी और को दे नहीं सकते. सो डायरेक्टर जो होते हैं ये लायबल होते हैं वो तमाम एक्ट सर अंजाम देने के जिसके वो बाउंड होते हैं अंडर द कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984. सो आई वाज टेलिंग यू दैट द डायरेक्टर इज द एजेंट ऑफ अ कंपनी, और कोई भी रिस्ट्रिक्शन जो कि डायरेक्टर्स पे लगाई गई हो अंडर द कंपनीज आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, डायरेक्टर्स उन पाबंदियों के, उन रिस्ट्रिक्शंस के ताबे होते हैं. डायरेक्टर्स आर बाउंड टू exercise their powers in accordance to the provisions given in the Articles of Association and Memorandum of Association. और वो Memorandum of Association या Articles of Association की में जो कोई भी शिक हो जो उन पे कोई restriction लागू करे, तो डायरेक्टर्स बाउंड होते हैं उस रिस्ट्रिक्शन के. सो ये कुछ बातें जो मैंने आपको बताई थी डायरेक्टर के बारे में. उसके बाद मैंने आपको कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 के मुताबिक बताया कि डायरेक्टर, सिंपली हम कहेंगे डायरेक्टर इज द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी, एंड अ पर्सन कैन बिकम अ डायरेक्टर थ्रू डिफरेंट मोड्स. सो अ पर्सन कैन बिकम अ डायरेक्टर. एनीवन? कुछ याद आया? रिफ्रेश करें अपनी मेमोरीज. पिछले लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं द मैनर्स इन विच अ पर्सन बिकम्स अ डायरेक्टर. इसीलिए मैं चाहती हूँ कि पिछले लेक्चर को आज के लेक्चर से रिलेट करूं, क्योंकि आपको पिछला
जब समझ में आया होगा तो तभी आपको आज का समझ आएगा। मैं उसको थोड़ा सा आपको मुख्तसरन एक रिव्यू दे देती हूँ ताकि आपको डायरेक्टर्स के प्रोविजंस दोबारा आपको याद आ जाए। सो मैंने आपको बताया था कि देयर आर 3 modes by which a person can become a director. That was through election, through nomination and by appointment. So 3 ways by which a person can become a director. Election, वो तो आपको मैंने बताया था कि elections of the subsequent directors are to be held in the AGM. Nomination से director कैसे आता है? When some creditor nominate the person from his side to act as the director. यानी जो जिनसे कंपनी ने भारी पैमाने पे कर्जा लिया होता है उनको ये इख्तियार होता है कि वो कोई भी बंदा एज अ डायरेक्टर कंपनी के लिए नॉमिनेट करे। बाय अपॉइंटमेंट, फर्स्ट डायरेक्टर्स हमारे पास अपॉइंटमेंट की सूरत में आते हैं, उनको अपॉइंट किया जाता है, यानी वो सब्सक्राइबर्स कहते हैं कि जी ये बंदा हमारी तरफ से ही विल एक्ट एज दी फर्स्ट डायरेक्टर। और उसके अलावा अपॉइंटमेंट के जरिए हमारे पास आते हैं इन केस ऑफ casual vacancy, when a director has been disqualified, when a director he himself resigns, so हमारे पास casual vacancy आती है और उस सूरत में डायरेक्टर्स को तब अपॉइंट किया जाता है। फिर मैंने आपके साथ एक टॉपिक डिस्कस किया था कि कम से कम तादाद एक कंपनी के डायरेक्टर्स के लिए क्या है, what is the minimum number of directors in different companies. So if a company is a single member company, that company should have at least 1 director. If a company is a private company, should have at least 2 directors. And if a company is a public unlisted company, should have at least 3 directors. And if a company is a public listed company, should have at least 7 directors. और उसके बाद मैंने आपको एक important topic समझाया था, वो था the first directors and the subsequent directors. First directors कौन होते हैं और subsequent? First directors are the subscribers of the memorandum of association. शुरू में जब कंपनी बनती है तो AGM फौरन से नहीं होती, AGM में सबसीक्वेंट डायरेक्टर्स का इलेक्शन होता है और उस इलेक्शन में जो डायरेक्टर्स हमारे पास 3 साल के लिए इलेक्शन के थ्रू आते हैं वो होते हैं दी सबसीक्वेंट डायरेक्टर्स। अब सबसीक्वेंट डायरेक्टर्स हमारे पास आते हैं थ्रू AGM फॉर द टर्म ऑफ 3 years। बट क्या कोई कंपनी AGM से पहले जितना भी अरसा होता है बगैर डायरेक्टर के रहेगी? नो। Till the election in the first AGM, election of the subsequent directors, the subscribers will act as the first directors. Or they may appoint one among themselves to be the first directors. So ये हमारे पास होते हैं first directors. इनकी term क्या है? The first directors hold their office till first AGM in which the elections of the subsequent directors will be held, and subsequent directors term is 3 years. So ये था first directors and subsequent directors. Then I have told you about the elections, election of directors, election of a director which is to be held in AGM. So before AGM the company takes certain steps, जिसमें से सबसे पहला स्टेप ये होता है कि कंपनी एक खास तादाद फिक्स करती है। द नंबर ऑफ डायरेक्टर्स रिक्वायर्ड बाय द कंपनी इज टू बी फिक्स्ड एट लीस्ट 34 days बिफोर द AGM। 35 दिन पहले कंपनी ने कहा हमें इतने डायरेक्टर्स चाहिए और जब फिक्स कर लिए वो नंबर तो दैट कैन नॉट बी चेंज एक्सेप्ट विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ द जनरल मीटिंग। नोटिस of the election of directors should be given to the members by the company, जिसमें वो बताएगी कि जी इतने डायरेक्टर्स कंपनी को चाहिए और इतने डायरेक्टर्स रिटायर हो गए हैं, और मेंबर्स को भी नोटिस दे दिया और बता भी दिया कि हमें इतने डायरेक्टर्स चाहिए कंपनी ने। उसके बाद अ नोटिस शुड बी फाइल्ड by the person contesting election for the post of a director, और वो
AGM से 14 दिन पहले अपने कागजात दायर फाइल करेगा. The person contesting election will file a notice for the contesting the election of directors at least 14 days before AGM. और याद रहे कि जब कागजात नामजदगी वो दाखिल करा लेता है फॉर द इलेक्शन, वो दरख्वास्त जो कि उसने इलेक्शन के लिए फाइल की है वो किसी भी टाइम वो वापस ले सकता है. वो अपनी इस इलेक्शन से, इस कंटेस्ट से किसी भी टाइम दस्तबरदार हो सकता है कि वो इलेक्शन नहीं लड़ रहा. एंड उसके बाद क्या होता है? उसके बाद इलेक्शन में जिसके बंदे के सबसे पहले वोट्स होते हैं उसको हम डायरेक्टर डिक्लेयर करते हैं. फिर उसके बाद जो आता है उसको हम सो ऑन डायरेक्टर डिक्लेयर करते जाते हैं, अनलेस हमारे पास उतनी तादाद आ जाए जितनी हमें रिक्वायर्ड है. उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हमने डिस्कस किया था वो था कि the declaration on oath by the person contesting election. The declaration on oath along with the written consent of the persons contesting election for the post of a director in a company shall be filed. और डिक्लेरेशन उस बयान हल्फी में क्या होता है? उसमें सिंपली ये होता है कि जो बंदा ये हल्फ दे रहा है वो ये कहता है कि उस पर कोई भी लोन जो है, किसी भी बैंक का कोई लोन उसके ऊपर वाजिबुल अदा नहीं है फॉर मोर देन 1 ईयर from the due date. यानी कोई he doesn't have to pay any loan which is he doesn't have any loan which is remains unpaid. यानी कोई उस पर वाजिबुल अदा नहीं है और उसकी ड्यू डेट गुजर चुकी हो. इस ज़िम्मे में वो डिफ़ॉल्टर नहीं है. फिर वो डिक्लेयर करता है कि वो उसका स्पाउस, उसके डिपेंडेंट चिल्ड्रन, उसके डिपेंडेंट पेरेंट्स, उनके ऊपर कोई भी यूटिलिटी बिल, बिजली पानी गैस का बिल भी वाजिबुल अदा नहीं है जिसकी ड्यू डेट गुजर चुकी हो. फिर वो डिक्लेरेशन देता है कि जी अबाउट हिज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, अबाउट हिज ऑक्यूपेशन, अबाउट हिज नेशनल आईडी कार्ड नंबर एंड नेशनल टैक्स नंबर इफ देयर इज एनी नेशनल टैक्स नंबर देन. फिर उसके बाद वो अपने असासा जात डिक्लेयर करता है, अपने स्पाउस के, अपने डिपेंडेंट चिल्ड्रन के, डिपेंडेंट पेरेंट्स के असासा जात को वो डिक्लेयर करता है और उसका वो बयान हल्फी देता है. हल्फ उठाता है कि जी ये मेरे असासा जात है, ये मेरा प्लॉट है, ये मेरी ज़मीन है. उसके अलावा अगर कोई ज़राई ज़मीन है उसकी और उसके ऊपर कोई लैंड रेवेन्यू लगता है, कोई एग्रीकल्चर लैंड पे कोई टैक्स लगता है, उसके अलावा उसके ऊपर कोई टैक्स है, तो वो उन तमाम चीज़ों की एक डिक्लेरेशन देगा, एक बयान देगा कि ये है. सो दीज आर दी statements. This is actually the declaration given by the person contesting election for the post of a director, and he will give this declaration on oath. वो हल्फ उठाएगा इन तमाम चीज़ों के बारे में और ये तमाम चीज़ें कभी भी उसके ऊपर झूठ नहीं साबित होनी चाहिए. उसके बाद एक important topic which we have discussed was the fresh election of the directors under section 178A. और मैंने आपको कहा था कि प्लीज मेक अ डिफरेंस बिटवीन द फ्रेश इलेक्शन ऑफ अ डायरेक्टर्स एंड द invalidity of elections, circumstances under which the election will be declared as invalid. So fresh election कब होता है? Where a person acquires 12.5% or more voting shares, that person when applies to the commission for holding a fresh election, or the commission if it thinks that the holding of fresh election is the best step to be taken for the interest of the company, for the betterment of the company, or for the betterment of its shareholders, or for the betterment of the
capital markets. So the commission, the SECP will direct the company to hold the election of directors in the manner provided under section 178 of the Companies Ordinance 1984. और फिर मैंने आपको बताया कि वो क्या हालात हैं जिनमें हम कहते हैं कि जी जो इलेक्शन हुआ था AGM में फॉर द पोस्ट ऑफ सबसीक्वेंट डायरेक्टर्स वो इनवैलिड है. सो हर वो बंदा जिसके कंपनी में नॉट लेस देन 20% वोटिंग पावर्स है वो इलेक्शन के 30 दिन के अंदर अंदर एक एप्लीकेशन देता है कि देयर इज सम मटीरियल इरेगुलरिटी. There was some material irregularity in the holding of election. वो समझे कि जी कोई धांधली हुई है या इलेक्शन का प्रोसीजर सही नहीं था, कुछ भी वो मटीरियल irregularity कोई डिफेक्ट साबित कर दे और कोई डिफेक्ट का वो कहे, और when the commission has reasonable grounds to believe that actually there was some material irregularity, in that case the elections of the directors in AGM would be declared invalid under section 179 of the Companies Ordinance 1984. फिर हमने बहुत क्लियरली डिस्कस किया था कि कौन नाअहल है डायरेक्टर बनने के लिए. Who are the persons those who are ineligible for the post of a director. मैंने आपको बताया जो कि नाबालिग है, जो पागल है, जो कि इंसॉल्वेंट है, जो कि किसी गैर इखलाकी हरकत का मुर्तकिब है, कोई ऐसा बंदा जो कि मेंबर है, कोई ऐसा बंदा जिस पे कोई जो किसी क्रिमिनल अफेंस में का मुर्तकिब है. सो ऐसे तमाम लोग और इसके साथ कुछ और मैंने आपको बताए थे, दे आर not eligible for the post of a director or to be appointed as a director. और आखिरी टॉपिक जो हमने डिस्कस किया था वो था the vacation of office by the directors of a company. हम कब समझते हैं सेक्शन 188 of the Companies Ordinance 1984 के the office of a director is vacated. भाई जब एक डायरेक्टर बगैर छुट्टी लिए मुसलसल अपनी मीटिंग से एब्सेंट है तो हमने तो कहना है कि उसकी का ऑफिस वकेट है, यानी हमारे पास कैजुअल वैकेंसी है क्योंकि वो बताए बगैर मीटिंग्स पे नहीं आ रहा. वो एक और सूरत में हम डिक्लेयर करेंगे कि उसकी जो डायरेक्टर का जो ऑफिस है वो वकेटेड है जब ही इज होल्डिंग एनी अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, यानी वो सैंक्शन लिए बगैर, इजाजत लिए बगैर एक और जगह से भी प्रॉफिट ले रहा है. सो हम कहेंगे इसका ऑफिस, उसका हम ऑफिस वकेटेड तसव्वुर करेंगे, समझेंगे और वो दैट शेल बी इनफैक्ट वकेटेड. एंड कोई भी जो इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी मैंने बयान किए हैं उनमें से कोई भी इस बंदे पर साबित हो जाए तो उसके बाद हम कहेंगे कि इस दी office of the director is vacated. Right? So बढ़ते हैं अब अपने अगले टॉपिक की तरफ. क्या डायरेक्टर जो तनख्वाह लेता है, जो इवज लेता है, जो कंपनसेशन लेता है, क्या उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन है? Is there any restriction on the remuneration of a director under section 191 of the Companies Ordinance 1984? The remuneration of a director for performing extra services, including the holding of the office of the chairman. एक extra service है because he is holding another office and that is the office of the chairman. So in that case the remuneration shall be determined by the directors or members in general meetings according to the provisions of the articles. Tab remunerations will be settled by the directors or members in general meeting. No remuneration for attending the meeting of the director shall exceed the scale approved by the company or by the directors according to the provisions of the articles. यानी हमारे पास कंपनीज में
एक स्केल दिया हुआ होता है कि जी इस मीटिंग के लिए इसकी ये रिम्यूनरेशन है, इस काम के लिए ये रिम्यूनरेशन है। सो जो रिम्यूनरेशन पर स्केल हो उसको अगर हम से तजावुज़ करेंगे, उससे ज़्यादा देंगे तो या उससे कम भी देंगे, सो हम कहेंगे कि हम अपने इख्तियारात से तजावुज़ कर रहे हैं। कंपनी ऐसा करेगी तो ये कानूनी तौर पर सही नहीं है। सो नो रिम्यूनरेशन for attending the meeting of the director shall exceed the scale approved by the company or by the directors according to the provisions of the articles. आर्टिकल्स में जो स्केल दिया हुआ है हम उसी मुताबिक डायरेक्टर को रिम्यूनरेशन देंगे, उसको पे करेंगे। As I have told you in the beginning that the director cannot assign his office. Yes, he can assign under section 192 of the Companies Ordinance 1984, but under some restrictions, some conditions are there. यानी डायरेक्टर्स अपने इख्तियारात या अपना ऑफिस किसी और को डेलीगेट नहीं कर सकता। करेगा तो कुछ कंडीशंस को वो फुलफिल करेगा, कुछ रिस्ट्रिक्शंस है उसके ऊपर, उसके बाद डायरेक्टर अपना ओहदा किसी और को दे सकता है। अब अगर डायरेक्टर जो है वो मुल्क से बाहर जा रहा है तो डेफिनेटली ही विल असाइन हिज ऑफिस टू समवन एल्स, और उस सूरत में वो बाकायदा अप्रूवल लेगा, वो बताएगा कि जी वो जा रहा है, और तब जब उसने अप्रूवल ले ली, उसने जनरल मीटिंग में अप्रूवल ली, उसके बाद वो जो है अपना ऑफिस असाइन कर सकता है, अपने इख्तियारात तफवीज़ कर सकता है अंडर सेक्शन 192 ऑफ द कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984। सो द रिस्ट्रिक्शन ऑन असाइनमेंट ऑफ ऑफिस बाय द डायरेक्टर is that a director usually cannot assign his office to another person unless it is approved by a special resolution in general meeting. क्या करना है उसने अगर अपना ऑफिस असाइन करना है तो पहला स्टेप इज टू अप्रूव दिस असाइनमेंट ऑफ ऑफिस बाय अ स्पेशल रेजोल्यूशन। एक खास करारदाद पास कराएगा जनरल मीटिंग में, इवन इफ इट इज अलाउड बाय द आर्टिकल्स। आर्टिकल्स ने तो इख्तियार दिया है, पावर दिया है कि डायरेक्टर कैन असाइन हिज ऑफिस, लेकिन इसके बावजूद भी द डायरेक्टर will have to pass a special resolution in general meeting. The appointment by a director with the approval of directors of an alternate or substitute director during his absence from Pakistan of not less than 3 months, यानी 3 months से कम वो ना हो, shall not be deemed to be an assignment of office। यानी कम से कम इतने अरसे के लिए अगर वो बाहर जाता है तो तब वो अपना ऑफिस असाइन कर सकता है, लेकिन उस सूरत में उसने क्या करना होगा, दिस असाइनमेंट ऑफ ऑफिस शैल बी अप्रूव्ड बाय अ रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग इवन इफ द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन सपोर्ट दिस असाइनमेंट ऑफ ऑफिस। तो सिंपल, मुल्क से बाहर जाना है, 3 महीने से कम का अरसा ना हो, जब उसने जाना है the director will assign his office to anyone else after passing a special resolution in general meeting. Section 193 of the Companies Ordinance 1984 हमें बताता है कि डायरेक्टर का कोरम क्या होता है किसी भी मीटिंग के लिए। अब आप कहेंगे कोरम क्या चीज है? Actually, quorum is the minimum number required for attending something, for attending some meeting, for attending some class. Suppose मैं कहती हूँ कि मैं तब क्लास लूँगी जब कोरम पूरा होगा, और मैं कहती हूँ मेरा कोरम ये कि कम से कम आधे से ज़्यादा लोग मौजूद हों तो मैं क्लास लूँगी, आधे या आधे से कम होंगे तो मैं लेक्चर नहीं दूँगी। सो ये मेरा कोरम है। सो इसी तरह डायरेक्टर्स की मीटिंग के लिए भी एक कोरम होता है।
यानी कम से कम इतने डायरेक्टर्स मौजूद हो तो मीटिंग वैलिड तस्वर की जाएगी या मीटिंग होगी। क्योंकि ये नहीं होता कि 7 लोगों में से सिर्फ 2 मौजूद हो, 5 ना हो, और उसके बावजूद भी मीटिंग हो जाए, बहुत अहम फैसले उसमें हो जाए। सो द कोरम इज ऑलवेज रिक्वायर्ड इन द डायरेक्टर्स मीटिंग। द required number of directors must always be there in the meeting, and that required number of directors is the quorum of the directors। यानी हम कहते हैं ना कि कोरम पूरा है, यानी रिक्वायर्ड नंबर, रिक्वायर्ड तादाद, जितनी तादाद हमें चाहिए वो पूरी है। So the quorum of the directors meeting of a listed company shall not be less than 1/3 of their number or 4, whichever is greater। यानी इसमें से जो भी ज्यादा है, या 1/3 या 4। अगर 1/3 4 से ज्यादा है तो हमारा क्राइटेरिया कोरम का 1/3 है। अगर 1/3 कम है तो फिर हम कहेंगे कम से कम 4 होने जरूरी है। सो द कोरम इज 1/3 और 4, whichever is greater। The director of a public company shall meet at least once in each quarter of year। यानी कम से कम इतने अरसे बाद वो जरूर मिले। Each quarter of the year डायरेक्टर्स का मिलना, डायरेक्टर्स का मीटिंग करना, उनकी कम्युनिकेशन, उनकी डिस्कशन इज important। So the director of a public company shall meet at least once in each quarter of year। The topic which I am going to discuss now is very interesting, is very simple, but it needs your attention। अब जो वक्त आगे गया, हमारे पास इंटरनेट का दौर आया, अब हमारे पास कॉन्फ्रेंस कॉल्स होती हैं, अब हमारे पास वीडियो कॉन्फ्रेंस कॉल्स होती हैं। एक बंदा बैठा हुआ है कराची, एक बंदा बैठा हुआ है लाहौर, एक शायद कहीं और किसी और मुल्क में बैठा हुआ हो, और तीनों बाहमी बैठ के अपना इजहार ख्याल कर रहे हैं। लोग मुख्तलिफ जगहों पर बैठकर एक साथ बैठकर बात करते हैं। सो ये जितना इंटरनेट का दौर आया, तो उसी तरह अब डायरेक्टर्स की जो मीटिंग्स होती हैं उनको भी वक्त की कमी के बायस, हालात के बायस, काम के बर्डन के बायस बाज़ औक़ात ये होता है कि डायरेक्टर्स के लिए ये पॉसिबल नहीं होता कि वो फिज़िकली वेन्यू पे सारे के सारे मौजूद हों। तो जब फिज़िकली वो सारे के सारे एक जगह मौजूद नहीं होते तो फिर वो टेली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं। वो डिफरेंट जगहों से बैठकर एक टेली वीडियो कॉन्फ्रेंस करते हैं। उसमें ये होता है कि वो तमाम बातें आपस में डिस्कस करते हैं, हालात देखते हैं। अब मेरे हस्बैंड ही इज़ इन PTCL, उनका मैं बाज़ औक़ात देखती हूँ कि जब वो किसी भी वजह से या कोई इमरजेंसी होती है, पिछले दिनों रोड ब्लॉक थी तो वो ही कुडंट रीच हिज ऑफिस, लेकिन उनकी 10 o'clock एक वीडियो दैट इज द टेली कॉन्फ्रेंस, दैट इज़ नॉट वीडियो कॉन्फ्रेंस, टेली कॉन्फ्रेंस होती है। उसमें ये होता है कि डिफरेंट GMs सिटिंग इन डिफरेंट ऑफिसेज, दे कम्युनिकेट विद ईच अदर, दे कम्युनिकेट विद देयर बॉसेस एंड दे गिव द रिपोर्ट ऑफ द यस्टरडेज रिपोर्ट, अपकमिंग टारगेट्स, दे डिस्कस ऑल टुगेदर। और उसमें ये होता है कि जो उनका, मैंने अभी जो एग्जांपल मैं दे रही हूँ अपने हस्बैंड के PTCL की टेली कॉन्फ्रेंस की, उसमें इंटरेस्टिंग चीज़ जो मुझे ज़्यादा इनकरेजिंग लगी वो ये होता है कि दे डिस्कस दी टारगेट्स, द गोल्स टू अचीव। उसमें होता है कि सारे लोग चूंकि सुन रहे होते हैं तो दे कम्पीट विद ईच अदर कि जी उसने इतने टेलीफोन नंबर्स लगाए हैं तो हमारा ये टारगेट है, उन्होंने इतने DSLs लगाए हैं तो हमारा ये टारगेट है, और इस तरह की बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो अब ये जो अब हर बंदे के लिए तो ये पॉसिबल नहीं है कि वो इतना दूर दूर बैठा हुआ है और वो रोज़ सुबह एक जगह इकट्ठे हों। सो ये जो टेली कॉन्फ्रेंसिंग और टेली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से थिंग्स हैव बिकम वेरी ईजियर। अब बंदे दूर दूर हैं लेकिन सबको एक दूसरे का पता है कि किसने क्या टारगेट अचीव किया है, किसको क्या गोल अचीव करना है,
क्या पोजीशन है, कहाँ पे कंप्लेंट्स है, कहाँ पे एक स्पेसिफिक एरिया है जो बहुत टॉप पे जा रहा है, कहाँ से मैनेजमेंट बहुत खुश है, किसको अप्रिसिएशन मिल रही है. सो ये डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में अब ये टेली कॉन्फ्रेंसिंग, टेली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है, विच इज़ वेरी इनकरेजिंग, वेरी इनफैक्ट वेरी, दिस इज अ बिग इम्प्रूवमेंट इनफैक्ट. सो इसी तरह डिफरेंट कंपनीज में भी ये टेली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है, बिकॉज द SECP, Security and Exchange Commission of Pakistan, has allowed all the companies to hold their board meetings through tele video conferencing, where it is not possible for the directors to be physically present at the venue of the meeting, and such meeting shall only be valid if the minutes have been approved. अगर वो डायरेक्टर्स की मीटिंग है और टेली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है तो मिनट्स ऑफ द मीटिंग को अप्रूव कराना है, और ये जो डायरेक्टर्स डिफरेंट जगहों पे बैठे हुए हैं इन तमाम लोगों से आपने साइन लेना है, जो कि इस बात का सबूत होगा कि वाकई ये जो मिनट्स रिकॉर्ड किए गए हैं ये वैलिड मिनट्स हैं, वाकई ऐसा कहा गया, ऐसा सुना गया. So such meetings shall be valid if the minutes have been approved and signed by all the directors who have participated in such meetings. Yani tele video conferencing has been allowed by the SECP, but only in एमरजेंट सिचुएशन. यानी अगर इसमें कोई बहुत इम्पॉर्टेंट फैसले करने, हमने डेली की रिपोर्ट नहीं देनी और सम इम्पॉर्टेंट डिसीजंस आर गोइंग टू टेक प्लेस, इन दैट केस हमें और हमारे पास कोई और चारा भी नहीं है टेली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के अलावा, तो तब हम टेली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं. लेकिन यूजुअली ये करना चाहिए कि इफ सम द मीटिंग इज ऑफ the agenda of the meeting is very important, the meeting is of significant nature, the meeting is important decisions are going to take place in that meeting. So in that case such tele video conferencing must be avoided. इसको आप avoid करें. और listed companies के लिए तो specially advice की गई है कि to avail this facility only in emergencies. यानी listed companies usually they should not go for the tele video conferencing. यानी टेलीफोन के जरिए या वीडियो कॉल के जरिए वो मीटिंग कंडक्ट ना करें जब तक कि बहुत कोई इमरजेंसी ना हो. It would also be the responsibility of a company secretary. और अगर सेक्रेटरी नहीं है तो चीफ एग्जीक्यूटिव जिम्मेदार है to secure, to keep a record of this tele video conferencing. और इस रिकॉर्ड को वो अपने बाकी तमाम रिकॉर्ड्स के साथ एक जगह पे रखेगा. So the attendance of directors in the board meetings through tele video conferencing has been allowed by the SECP. It's circular number 18 in 2005 and circular number 20/2005. ये एक सर्कुलर जारी हुआ था जिसमें SECP has allowed the companies to hold their meetings through tele video conferencing, but the minutes of the meetings must always be recorded, must be signed by all the directors, and it was further advised to the listed companies that such tele video conferencing should be avoided, and the listed companies should avail these facilities only in emergencies. And the company's secretaries, or if the secretary is not there, the chief executive is bound to keep a record of this tele video conference recording, and the proceedings of this meeting must be kept in safe custody. The next topic is the loans to the director under section 195 of the Companies Ordinance 1984. हमने ये कहा
कि चाहे वो पब्लिक कंपनी है चाहे वो प्राइवेट कंपनी है, वो प्राइवेट कंपनी विच इज द सब्सिडरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी, यानी पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी. कौन सी प्राइवेट कंपनी? द प्राइवेट कंपनी विच इज अ सब्सिडरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी shall not make any loan and shall not give any guarantee or shall not give even any security. किसको नहीं देगी? मैं आपको ये बता रही हूं कि पब्लिक कंपनी या प्राइवेट कंपनी, वो प्राइवेट कंपनी जो पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी है, वो कोई भी लोन, कोई भी गारंटी, कोई भी सिक्योरिटी नहीं देगी टू द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी. सो देयर इज अ prohibition on the public company or a private company which is subsidiary of a public company. They are prohibited to give loan, security or guarantee to the directors of the company and to a partner or relative of the directors. अब relative में spouse आ जाता है और minor children आ जाते हैं, जो dependent children होते हैं, जो नाबालिग बच्चे. नाबालिग बच्चे जो होते हैं या स्पाउस जो होता है, उसको भी कंपनी जो है वो कोई लोन, कोई गारंटी और कोई सिक्योरिटी नहीं देगी. ना सिर्फ डायरेक्टर को नहीं देगी बल्कि उसके पार्टनर, उसके रिलेटिव यानी स्पाउस और बच्चों को भी नहीं देगी. उसके साथ साथ सच लोन, guarantee or security shall not be given by the public company or a private company which is a subsidiary of a public company to a firm in which such director or a relative is a partner. To a private company in which director or relative is a partner. यानी कहीं से भी दूर दूर से भी डायरेक्टर्स के साथ उनको कोई राब्ता ना हो जब हम उसको लोन दे रहे हैं, और अगर और राब्ता होगा, सच लोन, गारंटी और सिक्योरिटी shall not be given. So public company or a private company which is subsidiary of a public company shall not give any loan, guarantee or security to a body corporates whose 25% voting powers may be exercised by the directors or their relatives. यानी किसी ऐसी कंपनी को भी हम ये लोन नहीं देंगे जिसका एक खास हिस्सा यानी 25% वोटिंग पावर्स इज एक्सरसाइज्ड बाय द डायरेक्टर्स. देखा आपने, डायरेक्टर्स आर कंप्लीटली प्रोहिबिटेड टू टेक लोन, सिक्योरिटी और guarantee from the public company or a private company in which is subsidiary of a public company. और उस जिम्मे में उसके पार्टनर्स, वो फर्म जहाँ पे वो डायरेक्टर हो, वो बॉडी कॉर्पोरेट, वो कंपनी जहाँ पे उसके 25% वोटिंग पावर्स हो, उसको भी ये लोन, ये गारंटी और ये सिक्योरिटी नहीं दी जा सकती. एंड टू अ बॉडी कॉर्पोरेट whose chief executive or director act in accordance with the instructions of the lending company's chief executive or directors. अब डायरेक्टर्स के क्या इख्तियारात हैं, और वो जो इख्तियारात हैं डायरेक्टर्स के, वो उनके ऊपर क्या कोई रिस्ट्रिक्शन है? सो यूजुअली ये होता है कि द डायरेक्टर्स exercise their powers. These powers are given in the articles of association. The powers are clearly mentioned in the company's articles of association. वो powers जो कि वहाँ पर mention है, वो तो directors उसको exercise करेंगे. लेकिन कुछ ऐसे पावर्स हैं, कुछ ऐसे इख्तियारात हैं जो कि डायरेक्टर उसको एक्सरसाइज नहीं करेगा, जिसका इस्तेमाल डायरेक्टर नहीं करेगा. कुछ ऐसे इख्तियारात हैं जो कि डायरेक्टर इस्तेमाल नहीं करेगा, और अगर करेगा भी, और अगर वो इस नोयत के है कि डायरेक्टर ने उन पावर्स को एक्सरसाइज करना है, तो वो तब करेगा जब वो मीटिंग में एक रेजोल्यूशन उसके लिए पास कराएगा. Now, what is the logic behind this?
रेजोल्यूशन क्यों पास कराएगा? ताकि जो भी इख्तियारात जिनका वो इस्तेमाल करने जा रहा है, द डायरेक्टर when he is going to exercise such powers which he has to exercise only by passing a resolution, the logic behind this is कि वो तमाम मेंबर्स जो हैं उनको इस इख्तियार के बारे में या इस काम के बारे में जो डायरेक्टर करने जा रहा है, चाहे वो कुछ कर्जा ले रहा है, चाहे वो कोई इन्वेस्ट कर रहा है, चाहे वो कंपनी की कोई चीज़ बेच रहा है, ये तमाम इख्तियारात है। जब इस नौइयत के इख्तियारात का इस्तेमाल करेगा डायरेक्टर, तो वो एक रेजोल्यूशन पास कराएगा ताकि मेंबर्स को, ताकि बाकी लोगों को डायरेक्टर के उन इख्तियारात का पता चल सके, उन कामों का पता चल सके। सो द डायरेक्टर may exercise all such powers of the company as are not by the ordinance or by the articles or by a special resolution required to be exercised by the company in general meeting. Following, however, such powers are exercisable by the directors, and these powers shall be exercised by the directors only and only by means of passing a resolution passed at their meeting. वो उसके लिए एक करारदाद पास कराएगा मीटिंग में, जब सब लोग कहेंगे हाँ यस यू द डायरेक्टर गो फॉर दिस, फिर डायरेक्टर वो काम करेगा। यानी passing of a resolution for the exercising of such powers is mandatory. रेजोल्यूशन पास कराना, करारदाद पास कराना इसलिए ज़रूरी है कि इससे तमाम लोगों का म्यूचुअल कंसेंट हासिल हो जाता है कि जी डायरेक्टर एक बोरो कर रहा है कुछ रकम, या डायरेक्टर कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है, बाकी लोग उसको ज़रूरी समझेंगे तो वो उसके हक में फ़ैसला देंगे और करारदाद उसके हक में पास होगी, तो तभी डायरेक्टर जाके उन इख्तियारात का इस्तेमाल करेगा। तो such powers are exercisable by the directors, and such powers shall be exercised by means of a resolution passed in general meeting. अब वो कौन से इख्तियारात हैं, वो कौन से पावर्स हैं डायरेक्टर के, जो कि जिसके लिए वो एक रेजोल्यूशन पास कराएगा जनरल मीटिंग में, वो ये है टू मेक कॉल्स ऑन अनपेड कैपिटल। जब उसने अनपेड कैपिटल मांगना है तो वो कॉल करेगा, उससे पहले वो रेजोल्यूशन पास कराएगा। टू इशू शेयर्स एंड डिबेंचर्स, इंपॉर्टेंट काम है, जाहिर है डायरेक्टर ने इशू शेयर्स इशू करने, डायरेक्टर ने डिबेंचर्स जारी करने हैं डिफरेंट लोगों के नाम, तो वो पहले करारदाद पास कराएगा, लोगों को बताएगा, मेंबर्स को बताएगा। उसके बाद द डायरेक्टर्स इफ द रेजोल्यूशन इज पास्ड इन फेवर ऑफ दैट power, then the director will exercise that power. For the investment of funds, if the director is going to make some loans, if the director is going to approve accounts and bonus to employees, अब डायरेक्टर लोन ले रहा है, डायरेक्टर एम्प्लॉयज़ को बोनस दे रहा है, डायरेक्टर और कोई भी एक्सपेंडिचर लगा रहा है, तो उसके बाद उसके लिए डायरेक्टर ने रेजोल्यूशन पास कराना है। So the director shall pass a resolution, shall exercise that power by passing a resolution at general meeting for the making of calls on unpaid capital, to issue shares and debentures, to borrow money, to invest funds, to make loans, to approve accounts and bonus to the employees, to incur expenditure, capital expenditure, to sell any fixed assets in accordance with the limits prescribed by the commission. कंपनी ने, डायरेक्टर ने कंपनी के कुछ असासाजात बेचने हैं तो वो रेजोल्यूशन पास कराएगा कि मैं ये बेचने जा रहा हूँ। टू अपॉइंट चीफ एग्जीक्यूटिव, टू अप्रूव अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल, परचेज और सप्लाई ऑफ गुड्स और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज in which director is interested. So ऐसे कोई भी मुआहदे जिसमें डायरेक्टर खुद इंटरेस्टेड है, तब भी वो करारदाद पास कराएगा मीटिंग में। to undertake obligations under leasing contracts exceeding ₹1 million. जब भी डायरेक्टर
कोई लीज कॉन्ट्रैक्ट साइन करने जा रहा है और उस लीज की जो कीमत है वो 1 मिलियन से ज़्यादा है, तो जाहिर है एक बहुत बड़ी लीज है, उस सूरत में डायरेक्टर इज बाउंड टू exercise this power only after passing a resolution in general meeting. And if the director is going to declare interim dividend, जो temporary dividend होता है, मुनाफा होता है, वो उस डायरेक्टर ने डिक्लेयर करना है, उस सूरत में भी the director will exercise this power only after passing a special resolution in general meeting. The acts done by directors through consent in general meeting. There are certain acts जिसके लिए वो consent लेगा, रजामंदी लेगा. वो कौन से acts हैं? So the acts done by the directors of a public company or subsidiary of a public company only through the consent in general meeting, and the acts are selling, leasing or disposing of the undertaking. But if the company is a company which is whose main business is selling or leasing, तो फिर उस कंपनी पे ये वाला प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि उसका तो काम ही लीजिंग और सेलिंग है. उस सूरत में जो है तो वो ऐसी कोई लीज या सेल जब हो रही है तो उस सूरत में डायरेक्टर ने कंसेंट नहीं हासिल करनी. The director will get the consent in general meeting if the act is the remission, giving any relief or extension of time for the repayment of debt outstanding against any person specified in subsection 1. अब ये इस तरह से है कि डायरेक्टर ने इजाज़त लेनी है जनरल मीटिंग में कि जी ये एक बंदा है जिस पे कुछ वाजिबुल अदा है, इसने कुछ पैसा कंपनी को देना है या इसका कुछ पैसा मैंने माफ़ कराना है, कोई रिलीफ देनी है, कोई एक्सटेंशन देनी है, कुछ भी रिमिट कराना है, तो डायरेक्टर अपने तौर से ये रिमिशन, ये रिलीफ या ये एक्सटेंशन नहीं देगा. टाइम में एक्सटेंशन देनी है, पैसे में रिमिशन देनी है, कोई रिलीफ देनी है, एक्सटेंशन इन टाइम देनी है, कोई रीपेमेंट ऑफ डेट है उसमें टाइम देना है, तो उस इन तमाम सूरतों में डायरेक्टर ने कंसेंट लेनी होगी जनरल मीटिंग में. वो ये तमाम काम खुद अपनी मर्जी से नहीं कर सकता. सो दीज आर द एक्ट्स टू बी एक्सरसाइज्ड, टू बी परफॉर्म्ड बाय द डायरेक्टर्स, बट ओनली थ्रू कंसेंट obtained in general meeting. And in case of contravention of section 196 of the Companies Ordinance 1984, in case of a contravention, he shall be punishable with a fine which may extend to 100,000 rupees, and shall be individually and severally liable for all the losses or damaging arising out of सच लोन. उसने अपनी मर्जी से, डायरेक्टर ने अपनी मर्जी से अपने इस इख्तियार का इस्तेमाल किया है, उसने कोई कंसेंट नहीं ली जनरल मीटिंग में, तो उसको फिर कंट्रावेंशन की सज़ा, उसने कंट्रावेंशन की, उसने खिलाफ वर्जी की, तो उसको सज़ा ये मिलेगी कि ही विल बी punishable with a fine which may extend to 100,000 rupees and shall be individually and severally liable for all the losses. जो भी नुकसान हुआ उस तमाम नुकसान का जिम्मेदार वो होगा, बिकॉज दिस डायरेक्टर हैज कंट्रावीन्ड सेक्शन 196 ऑफ द कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984. Liabilities of directors. The Companies Ordinance 1984 requires the director to do or refrain from doing various acts on behalf of the company. The ordinance also requires them to file various forms with the registrar and make them responsible for various documents issued by the company. So, then the liabilities of directors. कुछ ऐसे काम होते हैं या कुछ ऐसी गलतियां होती हैं या कुछ ऐसे एक्शंस होते हैं डायरेक्टर के कि जिसकी सज़ा के तौर पर उसके ऊपर पाकिस्तान पीनल कोड के तहत कुछ
पेनल्टीज लगाई जाती हैं। ये कब होती हैं, क्या वो एक्शंस होते हैं जिसके नतीजे में डायरेक्टर को ये भुगतना पड़ता है? इफ द डायरेक्टर्स डू नॉट परफॉर्म देयर ड्यूटीज दे आर लायबल टू सर्टन penal actions under Pakistan Penal Code। और जब उनके खिलाफ ये penal actions आ जाए, that may result in disqualification from being a director of that company or of any company। यानी जो भी डायरेक्टर है उसने अपने फराइज अंजाम नहीं दिए तो उसके खिलाफ penal actions लिए जाएंगे। पीनल एक्शंस का नतीजा ये होगा कि इसको डिस्क्वालीफाई करार दिया जाएगा कि ये बंदा इस कंपनी का डायरेक्टर नहीं होगा और ये आइंदा किसी भी कंपनी का डायरेक्टर नहीं होगा। कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन इसके ऊपर आ सकती है। अब वो क्या एक्ट्स हैं जिसकी वजह से he has to suffer, he is liable for certain penal actions। What are those acts? What are those wrongful acts? So the wrongful acts of the directors which may entail penalties are any false statement, जब डायरेक्टर कोई गलत बयानी करे, झूठ बोले, wrongful withholding of property, कंपनी की प्रॉपर्टी है, डायरेक्टर ने नाजायज तरीके से उस पर कब्जा किया हुआ है, उसको विदहोल्ड किया हुआ है, तो उसके खिलाफ पेनल्टी होगी। अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स फॉर इनएडवोकेट कंसिडरेशन। सो डायरेक्टर ने शेयर्स तो अलॉट किए हैं बट इन एडिक्वेट कंसिडरेशन, यानी नाकाफी है। जिस रकम के लिए या जिस प्रोसीजर के तहत उसने अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स की है वो एडिक्वेट नहीं है, वो प्रॉपर नहीं है, मौजू नहीं है, इन अकॉर्डेंस नहीं है। सो तब भी डायरेक्टर पर पेनल्टी होगी। एंड इफ द डायरेक्टर इज कैरिंग अल्ट्रा वायर्स बिजनेस, डायरेक्टर इज एक्सरसाइजिंग द पावर्स बियॉन्ड हिज लिमिट्स, जब वो अपने इख्तियारात से तजावुज करता है तो तब भी उसके खिलाफ पेनल्टी होती है। रिफ्यूजल टू ट्रांसफर शेयर्स of a public limited company and he is also failed to give reasons of such refusal, तब भी उसके खिलाफ पेनल्टी होगी कि जनाब उसने एक बंदे के शेयर्स दूसरे को ट्रांसफर करने थे और जो कि एक वैलिड ट्रांसफर कर रहा था, बट द डायरेक्टर हैज फेल्ड, डायरेक्टर हैज नॉट ट्रांसफर्ड सच शेयर्स एंड ही इज फर्दर फेल्ड टू गिव नोटिस ऑफ रिफ्यूजल। उसने नोटिस भी नहीं दिया, उसने रीजन भी नहीं दिया कि कोई वो ट्रांसफर नहीं कर रहा। सो ये वो तमाम एक्ट्स हैं जिसके नतीजे में डायरेक्टर के खिलाफ पेनल्टीज होती हैं एंड द डायरेक्टर्स आर लायबल टू सर्टन पीनल एक्शंस, और उसके नतीजे में उसको भुगतना पड़ता है डिस्क्वालिफिकेशन फ्रॉम बीइंग अ डायरेक्टर ऑफ दैट कंपनी और ऑफ एनी कंपनी। The upcoming topic is about the disclosure of interest of the director, यानी डायरेक्टर अपने मफादात, अपने इंटरेस्ट जो उसके किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में हो वो उसको बताएगा, वो उसको डिस्क्लोज करेगा, वो उसका इजहार करेगा। प्लीज गौर करें इस टॉपिक पे। कोई भी मुआहदा, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जिसमें डायरेक्टर का अपना इंटरेस्ट होगा वो उसको बताएगा, वो उसको डिस्क्लोज करेगा, क्योंकि डायरेक्टर का ताल्लुक एक कंपनी के साथ अमानती नौइयत का होता है और डायरेक्टर को ऐसे मामलात या कारोबार या ऐसे किसी कारोबार में शरीक होने की इजाज़त कतई नहीं दी जाएगी जहां पर इसके ज़ाती मफादात यानी पर्सनल इंटरेस्ट इसके तफवीज़ करदा फ़राइज़ के मफादात के साथ मुतसादिम हो। यानी इसके पर्सनल इंटरेस्ट और कंपनी का जो इंटरेस्ट है, यानी कंपनी का वो इंटरेस्ट जो इसकी जिम्मेदारी है, वो आपस में उनकी कंट्राडिक्शन आए। सो ऐसा कोई भी पर्सनल इंटरेस्ट जो कंपनी के इंटरेस्ट के से खिलाफ हो, सो ऐसा कोई इंटरेस्ट
ऐसा कोई मुआहदा उसको डायरेक्टर को करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, बिकॉज उसकी जो ड्यूटी है वो कंपनी के साथ ये है कि वो कंपनी का एजेंट होता है, उसे कंपनी को चलाना होता है। तो यहाँ पर इन रिस्पेक्ट ऑफ कंपनी, इन डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटीज, उसने अपने इंटरेस्ट को यहाँ के इंटरेस्ट के साथ इन कंट्राडिक्शन नहीं लाना होता। ऑर्डिनेंस हमें ये कहता है कि कोई भी ऐसी मीटिंग जहाँ पर ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट हो जिसमें डायरेक्टर का अपना पर्सनल इंटरेस्ट भी हो, तो वो इस मीटिंग में इसको डिस्क्लोज करेगा। मीटिंग में डिस्क्लोज करना अहम है। So the ordinance says that every director shall disclose his concern or interest in any company or companies or bodies, corporate, firms or other association of individual, which shall include the shareholdings in such manner as may be prescribed. Such disclosure shall be made on 3 particular points of time. वो कब disclose करेगा? At the first meeting of the board in which he participated as a director. वो पहली मीटिंग में ही बता देगा कि इस कॉन्ट्रैक्ट में मेरा ये पर्सनल इंटरेस्ट है और ये कोई भी कंट्राडिक्शन में कंपनी के इंटरेस्ट से नहीं आ रहा। एट द फर्स्ट, दूसरा कौन सा मौका होगा जिसमें उसने बताना होगा? एट द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द बोर्ड इन एवरी फाइनेंशियल ईयर where there is any change in the disclosure already made. पहले उसने बताया था कि जी मेरा इस कॉन्ट्रैक्ट में ये पर्सनल इंटरेस्ट है, लेकिन बाद में उसमें कोई चेंज हो जाती है। लेकिन अब उसने ये कब डिस्क्लोज करना है उस चेंज के बारे में? एट द फर्स्ट बोर्ड मीटिंग हेल्ड आफ्टर सच चेंज। जब उसकी कोई रद्दोबदल आ गई उसके मफादात में, तो उसके बाद फौरन ही जो अगली मीटिंग होगी वो उसमें ये बता देगा अबाउट द चेंज इन द डिस्क्लोजर विच ही हैज मेड इन द प्रीवियस मीटिंग। सो मीटिंग्स में वो अपने इंटरेस्ट को, अपने जाती मफाद को लाजमी बताएगा। डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट बाय डायरेक्टर्स एंड अदर ऑफिसर्स। At a meeting of directors, a director of a company shall disclose the nature of his interest, कि किस नौइयत का उसका इंटरेस्ट है, और उसके बाद वो बताएगा उस कॉन्ट्रैक्ट या और उस अरेंजमेंट के बारे में इन विच ही इज एंटर्ड इनटू और टू बी एंटर्ड इनटू। कोई मुआहदा जो वो करने जा रहा है, जो वो कर चुका है ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी, ही इज कंसर्न्ड और इंटरेस्टेड इन एनी वे वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। यानी सिंपल सेक्शन 214, 216 हमें ये बताते हैं कि डायरेक्टर ने उस इंटरेस्ट की नोयत बतानी है, उस इंटरेस्ट की नोयत बतानी है जो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में जिसमें वो दाखिल हो चुका है या दाखिल होने वाला है, कोई भी मुआहदा जो डायरेक्टर कर रहा है उसमें वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट की नोयत का इजहार करेगा। टाइम फॉर डिस्क्लोजर बताया मैंने आपको, at the meeting of directors at which the question of entering into the contract or arrangement is first taken into consideration, where the director was not concerned or interested in the contract or agreement on the date of agreement। यानी कोई भी ऐसा इंटरेस्ट जो उसका पहले था ही नहीं, जब वो ये मुआहदा कंपनी के लिए कर रहा था तो उस वक्त उसका पर्सनल इंटरेस्ट नहीं था, उसका पर्सनल इंटरेस्ट सपोज बाद में आता है, तो तब वो उसने क्या करना है, वो उसके बाद जो अगली मीटिंग होगी उसमें अपने उस पर्सनल इंटरेस्ट को वो बता देगा कि जिस वक्त ये मुआहदा हो रहा था उस वक्त मेरा कोई जाती मुफाद इसमें नहीं था, उसके बाद मेरा जाती मुफाद आया है और अब मैं उस मीटिंग के बाद अब जो मीटिंग हो रही है उस कॉन्ट्रैक्ट के बाद हो रही है अब मीटिंग, सो उसमें वो बताएगा at the first meeting of the directors held after he becomes so concerned or interested. In the case of any other contract or arrangement at the first meeting of directors held after the director becomes concerned or interested in the contract or agreement. For the purpose of these provisions of section 214 and 216,
a general notice given to the directors to the effect the director is a director or a member of a specified body corporate and is interested in any contract. यानी जब नोटिस दे दिया गया कि ये बंदा जो कंपनी का डायरेक्टर है, ये इसका इंटरेस्ट है इस मुआहदे में, after the date of that notice be entered into with that body corporate or firm shall be deemed to be a sufficient disclosure of concern of interest. जब नोटिस दे दिया गया, जब ये बता दिया गया कि this director is interested, he has personal interest in this contract and the notice is given, the notice is filed, entered with the company और that firm जिसमें उसका इंटरेस्ट होता है, जिसके कॉन्ट्रैक्ट में डायरेक्टर का इंटरेस्ट होता है, उसके बाद हम कहेंगे दिस इज द सफिशिएंट डिस्क्लोजर और इंटरेस्ट ऑफ द डायरेक्टर. मतलब वो उसने जब नोटिस दे दिया, उसने बता दिया, तो उसको हम एक सफिशिएंट डिस्क्लोजर तस्वुर करेंगे. The interested directors are not allowed to give vote. Such directors shall not be allowed to participate or vote in the proceedings of the directors. However, the above the restrictions shall not apply to a private company which is neither a subsidiary nor a holding company of a public company. यानी इस कंपनी पे इन शराइत का, इन restrictions का इतलाक नहीं होगा. Any contract or indemnity against any loss which the director or anyone or more of them may suffer by reason of becoming or being sureties or society for the company. In case of directorship contract with a public company, if interest is only due reason that he is a nominee director and does not hold enough number of shares to qualify him for the appointment as a director. Fiduciary behavior, section 217. Fiduciary behavior ये होता है कि आपका डायरेक्टर का कंपनी के साथ एक हकीकी ताल्लुक हो, बेस्ड ऑन ट्रस्ट, बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग. एक ऐसा बिहेवियर जो कि इस नौइयत का हो कि वो ट्रस्ट वर्दी हो. सो हम कहते हैं कि डायरेक्टर और कंपनी का हमेशा फिड्यूशियरी बिहेवियर होना चाहिए, हकीकी ताल्लुक होना चाहिए, विच शुड बी बेस्ड ऑन ट्रस्ट, अंडरस्टैंडिंग एंड द लॉयल्टी. So if any director is lacking that relationship, that behavior towards the company, that fiduciary behavior, so the court may declare a director to be lacking fiduciary behavior. और जब उसका ये fiduciary behavior कब company declare करती है? If the director does not disclose his interest or concern. ये जो पीछे मैंने आपको अभी बताया कि डायरेक्टर ने अपने ज़ाती मफादात से कंपनी को आगाह करना है. जब वो आगाह करता है तो हम कहते हैं कि जी डायरेक्टर कंपनी के साथ लॉयल है, ही इज हैविंग अ फिड्यूशियरी बिहेवियर विद द कंपनी. लेकिन अगर वो अपने ज़ाती मफादात को डिस्क्लोज ही नहीं करता तो हम कहेंगे कि ही इज lacking fiduciary behavior. He is not telling the company about the contract he is personally interested in. Disclosure of directors' interest to members in certain cases. The company shall make out and attach to the director's report an abstract of the term of the appointment or contract or variation, together with a variation, together with a memorandum clarifying, specifying the nature of the concern or interest of the director, where the company appoints or enters into a contract for the appointment of chief executive, managing agent, whole-time director or secretary of the company. The company varies any contract already in existence. Register of contracts.
register of contracts is to be maintained. अब उस रजिस्टर में क्या होता है? उस रजिस्टर में होता है the date of the contract, arrangement or appointment, the names of the parties, अब the principal terms and conditions, the date on which it was placed before the directors, the names of the directors for and against the contract, arrangement or appointment and the names of those remaining neutral, कि भाई इस मुआहदे के कितने डायरेक्टर्स हक में थे, कौन से इतने अगेंस्ट, इसके अगेंस्ट थे और कौन कौन इसके न्यूट्रल थे. ये तमाम बातें दर्ज होती हैं हमारे पास एक रजिस्टर में, जिसमें के तमाम कॉन्ट्रैक्ट के पर्टिकुलर्स का तमाम कवायद हम दर्ज करते हैं. वो कॉन्ट्रैक्ट जो कि सेक्शन 214, 215, 216, 217 और 218 के अंदर है, और उसके साथ साथ हम उसमें देते हैं द नेम ऑफ डायरेक्टर और ऑफिसर्स और इंटरेस्टेड और दोज इंटरेस्टेड इन द कॉन्ट्रैक्ट, अरेंजमेंट और अपॉइंटमेंट एंड द नेचर ऑफ हिज इंटरेस्ट देयर इन. रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर्स शेयर होल्डिंग्स. हर लिस्टेड कंपनी एक रजिस्टर बनाएगी, उसमें वो बताएगी उस डायरेक्टर के बारे में जिसका कंपनी में नॉट लेस देन 10% बेनिफिशियल इंटरेस्ट होता है. उसके उस शेयर्स के नंबर, डिस्क्रिप्शन एंड द अमाउंट ऑफ एनी शेयर्स इन द कंपनी or any other body corporate being company's subsidiary or holding company. So, director's duty to disclose about the shareholdings. A director, officer and a person holding not less than 10% of the beneficial interest in a company shall inform the company कि भाई मेरा इतना बेनिफिशियल इंटरेस्ट है. और वो कब बताने का मजाज है? 15 दिन के अंदर अंदर जब वो डायरेक्टर बनता है तो वो बताता है कि जी ये इतने % बेनिफिशियल इंटरेस्ट इसका कंपनी में है. सबमिशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ बेनिफिशियल ओनर्स ऑफ लिस्टेड सिक्योरिटीज. एवरी डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव, चीफ अकाउंटेंट, agent, secretary or auditor of a listed company who is or has been the beneficial owner of any of its equity securities, and every person who is directly or indirectly the beneficial owner of any of its equity securities shall submit to the registrar and to the SCCP as well. There is a prescribed form for that, and that is form 31 containing the particulars. और उसमें क्या होगा? The beneficial ownership of such securities, and they notify the particulars of any change in the interest. Time limit prescribed by law for these two returns in 30 days for form 31 and 15 days for form 32. Prohibition of short selling. The chief executive, the director, managing agent, chief accountant, secretary or auditor of a listed company and a person who are directly or indirectly beneficial owners of not less than 10% of the listed equity securities of such companies, they all are prohibited from short selling under section 223 of the Companies Ordinance 1984. Trading by directors, officers and principal shareholders. So, company का director हुआ, chief executive, managing agent, chief accountant, secretary, auditor, they are allowed to make any gain on the purchase of sale or sale purchase of any equity securities of a listed companies. Yes, they are allowed, but they will make this within a period of less than 6 months. Such persons shall make a report and tender the amount of such gain to the company. Simultaneously, he shall send an intimation to this effect to registrar and commission कि जी हमने ये gain किया है, यही चीज बेची है. Where the mentioned persons fail to tender or the company fails to recover any such gain within 6 months,
after its accrual or within 60 days of a demand, so whichever is later, such gain shall vest in the SECP. Such gain shall be deposited in the prescribed manner. In case of a default, SECP may direct its recovery as arrears of land revenue. However, these provisions shall not apply to a security acquired in good faith in satisfaction of debt previously contracted. Where contravenes the provisions of section 222, 223 or 224, there shall be liable to a fine up to rupees 30,000 and a further fine up to rupees 1,000 for each day of default. So that's it for today. Thank you so much. हमने जो आज टॉपिक पढ़ा वो था the remaining provisions of the डायरेक्टर. उसमें मैंने आपको बताया कि डायरेक्टर जो है वो उसकी रिस्ट्रिक्शन क्या है उसकी रिम्यूनरेशन पर. फिर मैंने आपको उसके साथ साथ बताया कि डायरेक्टर इज बाउंड टू डिस्क्लोज हिज पर्सनल इंटरेस्ट इफ देयर इज इन सम कॉन्ट्रैक्ट. वो बताएगा अपनी शेयर होल्डिंग के बारे में, वो बताएगा अपने किसी भी सेल के बारे में. वो इस तमाम चीज़ों को डिक्लेयर करेगा क्योंकि डायरेक्टर जो होता है उसका ताल्लुक कंपनी के साथ एक अमानती नौइयत का होता है. In the upcoming lectures, we will talk about the company's chief executive and company's secretary. Once again, thank you so much. Take care. Allah Hafiz.